Hello students, I am Devendra Lawat and today I will teach you about vector quantities. Vectors क्या हैं और कैसे आप इसका फिजिक्स में यूज करते हो. फिजिक्स में भी आपका यूज आएगा, मैथ्स में भी यूज आएगा. आप इसको +1 में भी यूज करते हो, +2 में भी यूज करोगे. बहुत जगह आपके पास में, हर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में वेक्टर की बहुत रिक्वायरमेंट है. तो आप बड़े ध्यान से इस टॉपिक को सीखेंगे, क्या है वेक्टर्स. तो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज बेसिकली होती हैं. वन आर स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी सिंपली आपने बोला कि 5 kg sugar, तो वी हैव ओनली द क्वांटिटी. सो दोज physical quantities having only magnitude, they are called as scalars. For example, mass, scalar क्या लेंगे आप? mass, scalar quantity. Time, 10 seconds, 10 hours, 5 minutes, 27 seconds. So these all are scalar quantities. जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोल देंगे? स्केलर. हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर्स, हम इसके ऊपर आ रहे हैं. तो वेक्टर में दो चीजें चाहिए आपके पास, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन. इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर. एंड इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. जो वेक्टर के रूल्स हैं उनको फॉलो करना भी जरूरी है. तो तीन बातें बेसिकली आप यूज करोगे. दो तो सिंपली हम बताते हैं और तीसरा फैक्टर और आपके पास आता है जो इसके लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए. तो अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है तो आप उस क्वांटिटी को वेक्टर बोल देंगे. So in short, we are defining the definition of a vector. What is the definition? Definition says a physical quantity having magnitude and direction and it follow the laws of vectors. Then it is called as vector. For example, आपने लिखा force. हम जब फोर्स लिखते हैं तो फोर्स में आपके पास क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड होगा 5 न्यूटन. अब इसको हम किधर अप्लाई कर रहे हैं? मान लीजिए इस कैप के ऊपर आपने अप्लाई किया और इस कैप पे मैं इस तरफ लगा रहा हूं, तो देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहां से नीचे से ऊपर लगाओगे, ऊपर से नीचे लगाएंगे, किस डायरेक्शन में? तो वो भी आपके पास होगा. तो जब ये भी होगा तो आप इसको बोल देंगे कि इसकी डायरेक्शन भी हुई. और ये वेक्टर लॉज को फॉलो करता है. अगर फॉलो करता है तो आप इसको क्या कह देंगे कि ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. बट करंट है, देखो करंट की डायरेक्शन होती है, एक से दूसरी जगह जा रहा है, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा 10 एम्पियर. मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट फिर भी ये वेक्टर नहीं होता. करंट को हम स्केलर मान के चलते हैं बिकॉज इट डजंट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. किन्हीं दो वायर से करंट आता है, एक यहां से आया, एक ही आया. ये 5 एम्पियर, ये 6 एम्पियर. वी राइट इट टू बी 11 एम्पियर. दोनों का सम हो जाएगा. चाहे वो किसी पे एंगल पे ले लो, इस वायर को सीधी रखो, यूं ले आओ, 90 पे कर दो, किसी एंगल पे ले जाओ, फिर भी हमारा रिजल्टेंट 11 ही आएगा. इसी वजह से हम इसको स्केलर मान लेते हैं. समटाइम्स वी आल्सो कॉल दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज टेंसर्स. हम इसको टेंसर्स भी बोल देते हैं, जिसके पास डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉज को फॉलो ना कर रहा. तो ये बेसिक डेफिनेशन आपके पास हुई. वेक्टर क्या है आपको क्लियर हो गया होगा. तो वेक्टर होने के लिए दो चीज तो मेन थी, उसके साथ तीसरा भी आपके पास होना चाहिए कि वो वेक्टर लॉज को फॉलो करे. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्टेंस इज स्केलर. तो ये आपके पास पहला टॉपिक इसमें बनता है. अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में.
वेक्टर की क्या टाइप्स हैं, कैसे? बेसिकली हम वेक्टर्स को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। वन इज पोलर, अनदर वन इज एक्सियल वेक्टर्स। एक आपका पोलर और दूसरा क्या नाम बताया? एक्सियल। तो बड़े ध्यान से सीखेंगे इस बात को एक बार। किसी वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन इट विल बी पोलर। या उसकी कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जहां पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये दो अगर हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? पोलर वेक्टर। यहां से स्टार्ट हो रहा है, यूं लेके जा रहे हो, इस डायरेक्शन में गया तो ये वेक्टर आ गया। क्या आ गया? ये एक वेक्टर आ गया। तो अगर इसकी डायरेक्शन है और कोई स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने शुरू किया तो उसको आप बोल देंगे पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है? ये एक्सिस के अलोंग लगता है। आप इमेजिन करो कि कोई चीज यूं घूम रही है, तो घूम तो वो यूं रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा यूं जाएगी, अलोंग द थंब ऑफ राइट हैंड। तो जब भी रोटेशनल इफेक्ट आता है तो हमारे पास में एक्सियल वेक्टर होते हैं, एक्सिस के अलोंग एक्ट करेंगे। दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। These vectors, polar vector, act in the direction of motion। इधर था तो इधर, ये आपके पास है। तो दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। जिन वेक्टर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा तो उसको बोल देंगे आप पोलर वेक्टर। और जो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से आए, रोटेशन के अंदर आए और वो एक एक्सिस के अबाउट है, अर्थ हमारी इस एक्सिस के अबाउट यूं घूम रही है, तो जो रोटेशनल मोशन हुआ अर्थ का वो आपका एक्सियल वेक्टर बनाएगा रोटेशन के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स आपके पास, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी, वेलोसिटी, ये सारे आपके पास में कैसे वेक्टर कहलाते हैं? पोलर वेक्टर। और इनके बारे में डिटेल में आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये नाम अभी केवल सुन लो। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ये घूमने वाली चीज, केवल आपके पास ध्यान रखें, अगर कोई चीज घूम रही है तो घूमने वाले में हमेशा कौन सा होगा? एक्सियल वेक्टर। इनको हम शूडो वेक्टर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शूडो, झूठे, नकली वेक्टर। एक्चुअली देखो यूं घूम रहा है बट डायरेक्शन की तरफ बता रहा है ऊपर की तरफ, या यूं घूमेगा तो डायरेक्शन की तरफ बता देगा नीचे की तरफ। तो हम दो टाइप के वेक्टर्स को क्लासिफाई कर पाते हैं। ये वैल्यूज आपको देखनी थी। अब आप ध्यान दें इसमें कि एक वेक्टर के बारे में आप सीख रहे हो, क्या मतलब? देखो, ये एक लाइन ली आपने, कोई भी एक लाइन ले लो, इसके ऊपर यहां से यहां तक यूं दिखाया आपने, तो दिस इज योर लाइन। इस लाइन को बोलते हैं आप स्पोर्ट। दिस लाइन इज कॉल्ड एज स्पोर्ट, जो आगे तक इनफाइनाइट लेंथ थी। इसका एक पार्ट होगा कोई छोटा सा, वो पार्ट आपने ले लिया ए बी। क्या ले लिया? ए बी। जितनी ये होगी यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हो लेंथ। क्या बोलेंगे? लेंथ। या इस लेंथ को आप डिनोट कर देते हो ए बी मॉड्यूलस। ए बी वेक्टर को लिखेंगे, ए को बोलते हैं आप इसकी टेल, और ये कहलाता है आपका हेड। This one is your starting point, this one is your terminating point। कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जाके टर्मिनेट हो रहा है, ये वेक्टर बन गया आपका। और रिप्रेजेंट कर दिया आपने ए बी। ए बी को मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, लेंथ बोल दीजिए, या मॉडुलस बोल दोगे, तो तीनों बातें हमें ये कहलाएंगी। तो वेक्टर में तीन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लेंथ। लेंथ इज मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, ए बी। The second one is the sport। Sport क्या है? The line of unlimited length of which the vector is a part। इसका एक पार्ट आपका ये लेके चले। So this one is your vector। And third one is sense। Sense means direction। It is from A to B or B to A। If it is A to B, A is your starting, B is your terminating। तो आप हमेशा यूं लिखोगे A to B, ये लिखा जाएगा। A is your starting and B is your terminating point। कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ। If I write it BA, then B to A,
B will be your starting point and A will be your terminating point. हेड आ गया आपके पास A के ऊपर, तो ये हेड होता है, ये टेल होती है। ये छोटी सी आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो रिप्रेजेंटेशन इज ए बी, ए स्टार्टिंग, बी टर्मिनेटिंग पॉइंट, लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड, सपोर्ट जिस लाइन के ऊपर ये आ गया उसके ऊपर। तो सपोर्ट को आप देखो, हम एक्सिस के बारे में आप देखते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज O, here is a point A, here is a point P, then OA is your vector, O to A is your vector, and the support for it is x axis. OP is also a vector and the support for it is y axis. Support change हो गया अब हमारा, ये y axis के लोग, ये x axis, length will be this much, its length will be this much. तो ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई, यहां से यहां तक आपने लिखा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये बातें आपको याद रखनी। तो दो टाइप के हैं, पोलर और एक्सियल। जब आपके पास पोलर लेके चलोगे तो पोलर वेक्टर्स जब आप लेके चलते हैं तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ये मिलेगा, और एक्सियल में रोटेशनल इफेक्ट्स आपके पास आएगा, तो उसको आप यूज करोगे। अब हम इसमें सीखते हैं कुछ इसके छोटी छोटी डेफिनेशंस वेक्टर के बारे में, वो याद करें। तो फर्स्ट वन इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस का मीनिंग समझो क्या है, वही लेंथ। अगर आपने ए बी लिखा और ऐसे लाइन लगा देते हो दो, तो ये कहलाता है मॉड्यूलस, और मैग्नीट्यूड या लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज मॉड्यूलस। ये सिंपल सी बात आपके पास में मॉड्यूलस आ जाएगा। अब इसके अंदर जो आपको बातें याद रखनी होती हैं कि मैं मॉड्यूलस कैसे निकालूं, लेंथ कैसे निकालूं किसी वेक्टर की। तो लेंथ इज सिंपल डिस्टेंस, जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करते थे, उसके द्वारा आप इसकी लेंथ को निकाल लेते हो। तो अगर कोई वेक्टर ए बी आपने यू लिख दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये i कैप, j कैप और k कैप क्या है, अभी हम इस पे आ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बता देंगे, अभी सीख जाओगे आप इसको। तो ए बी मॉडुलस लिखते वक्त आप लिख देंगे मॉडुलस लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ होगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये वैल्यू आपके पास में, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 65 का अंडर रूट 61 इसका अंडर रूट कर दो। ये वैल्यू आपके पास, तो 61 इसकी लेंथ होगी। ये सिंपल सा मतलब, हमने क्या करना था, जो वेक्टर दे रखा हो ये भी, उसके कोफिशिएंट्स जो जो दे रखे थे, उन कोफिशिएंट्स का, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 6, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया, तो आपका मॉडुलस आ गया, लेंथ आ गया। अब इसको समझो आप, ये तो हमने निकालना बता दिया आपको, इसको समझिए क्या मीनिंग आया। देखो यहां से यहां पे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका 2 3 4 है, तो कोई वेक्टर यहां से स्टार्ट होता है O से और A तक जाता है, तो यही इसकी लेंथ होगी OA। OA इज द लेंथ। तो जो OA को आप लिखोगे OA वेक्टर, इसका मतलब है x एक्सिस के लॉन्ग ये कितना है 2 और y एक्सिस के लॉन्ग कितना है 3। और आसान करते हैं, पहले केवल 2 पॉइंट ले लो आप, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट विद टेक इट। तो इसका मतलब हुआ 2 की लेंथ हुई x एक्सिस के लॉन्ग, x कोऑर्डिनेट 2 था, तो ये लेंथ होगी 2 यहां से यहां तक की, और ये लेंथ जो होगी वो कितनी होगी 3। y एक्सिस के लॉन्ग इसकी लेंथ होगी 3। तो अब हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। तो इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यही इसकी लेंथ बनेगी।
तो हम लिखने के लिए इस वेक्टर को क्या लिखते हैं, तो इट इज रिटन एज 2i कैप। जो लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, एक्सिस की डायरेक्शन बताई जाती है, एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो उसकी डायरेक्शन को लिखते हैं आप आई कैप, आई और इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो 2i कैप। और y एक्सिस के लॉन्ग जो था, y के लॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना था हमारा 3, तो इसको आपने लिखा 3j कैप। तो आपने ट्रायंगल बना के लेंथ निकाली, मैं मॉडुलस यूं भी निकाल देता हूं, ओ ए मॉडुलस विल बी, सिंपली आप क्या करो डायरेक्ट यूं याद कर लोगे, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बी √13, वही लेंथ आ गई। तो 2 डायमेंशन में यूं आपने वेक्टर को लिखना है। तो आप यूं याद करें, अब क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब आप सिंपल सा यूं याद करो, अगर 3D में कोई स्पेस हो, 3D स्पेस में आपने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे आपके रूम में कोई फैन है, तो फैन यहां पे होगा, उस फैन की कोई पोजीशन बताई, फैन की पोजीशन बता दी 6, 2, 1, ये वैल्यू आपके पास दे रखी है 6, 2, 1, इतने पे आपके पास में फैन है। तो इसका मीनिंग क्या है, रूम के एक कॉर्नर से, ये आपका रूम का कॉर्नर हुआ, इस कॉर्नर से यहां पे आपको जाना है, ये फैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर आपके फैन को रिप्रेजेंट कर रहा है OF। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मींस आप इस कॉर्नर से एक रूम की वॉल के अलोंग चलेंगे, उसके साथ साथ चलते जाओ, आगे की तरफ बढ़ गए और कितना डिस्टेंस चले 6, वो मान लिया आपने एक्स एक्सिस था, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है उसका नाम आप आई कैप लिख देते हो, जैसे ईस्ट बोल देते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अभी आप इतना मान के चलो कि हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन को क्या मान लिया, आई कैप। तो हम 6 मीटर चले थे तो आपने लिख दिया 6i कैप। फिर आप जहां पहुंच गए वहां से टर्न करते हो, हमें फैन के नीचे पहुंचना है, आप देखो, तो उससे टर्न करके और आप फैन की तरफ चल के नीचे पहुंचेंगे, फैन के बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे। आपने टर्न किया और डायरेक्शन चेंज कर ली, अब हम y एक्सिस के लॉन्ग चले, y के लॉन्ग कितना चल पड़े, मान लीजिए 2, इसके लॉन्ग, ये प्लेन की बात थी, ये x एक्सिस y एक्सिस एक प्लेन में, तो यहां से यहां चले, फिर इसके ऊपर यूं चल पड़े, तो इस प्लेन में, तो +2j, y के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है उसका नाम j कैप ले लेते हैं, इस ले लिया, नॉर्थ के लॉन्ग चल पड़े। अब आप यहां से ऊपर चलते हो, हम बिल्कुल फैन के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, तो अब हमें कहां से चलना पड़ेगा, फ्लोर से फैन तक पहुंचना है, तो फ्लोर से शुरू करोगे 1, 2, 3 यू चलते चलते उस पर, और वो कितना था, केवल 1 था, तो आपने लगा दिया केवल k कैप या 1k कैप लिख देंगे। तो ये वेक्टर जो हो गया आपका रिप्रेजेंट कर दिया फैन को। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फैन फ्रॉम दिस, तो वो जो लेंथ होगी वही आपके पास इसकी वेक्टर होगी, ये यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो बन गया वो उस लेंथ ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, 36 + 4 + 1, इट विल बी √41। तो ये कहलाएगी हमारे पास मॉडुलस और लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो ओरिजिन से, वहां कॉर्नर से शुरू करके फैन तक आपको जाना था, फैन तक गए तो वो वैल्यू आपके पास में मिली। तो ये 3 डायमेंशन में आपके पास में। तो इस टाइप से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायरेक्शन को ध्यान रखना, आई, जे और के का मतलब क्या होता है, और क्लियर करेंगे ये थोड़ी देर में, वो भी बता देंगे आप। क्लियर हो गया होगा ये। तो ये वेक्टर आपके पास में मॉडुलस निकालना था कि कैसे आप इस वेक्टर का मॉडुलस निकाल दोगे, ये बात आपके पास। अगला अब हम इसी के ऊपर आ रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर जब आप लिखोगे, यूनिट वेक्टर होता है जो वेक्टर डायरेक्शन को केवल बताए। जहां पे भी आपको डायरेक्शन को बताना है
आप यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किस तरफ है? ईस्ट के लॉन्ग बोला तो ईस्ट एक डायरेक्शन होगी, वेस्ट के लॉन्ग बोला वेस्ट एक डायरेक्शन होगी। इसी टाइप से जहां पे डायरेक्शन हमें बतानी होती है तो डायरेक्शन को हम किससे बता देंगे? यूनिट वेक्टर के द्वारा। आप लिखते हो कोई वेक्टर लिखा ए बी और इसके ऊपर कैप लगा देंगे यूं, ये कैप, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर कैप लगाइए। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ए बी कैप। अगर आप किसी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लेते हो, मॉडुलस का मीनिंग लेंथ, मैग्नीट्यूड, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर 1 आएगा, इसकी लेंथ 1 के बराबर होती है। हम 3 यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं जो अभी आपको बताए थे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को लेके चलते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है जे कैप। जेड एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन होगी वो के कैप आएगी। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये डायरेक्शंस आपके पास होती हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। आप कहता है कि 5 मीटर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलो, तो इसका मतलब हो गया ओरिजिन से यहां तक चलोगे 5 आई कैप। उसके बाद कहता है 3 मीटर वाई एक्सिस के लॉन्ग चलो, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग चलोगे तो उसके बाद चले थे 3 जे कैप। फिर कहता है 4 मीटर आपको ऊपर की तरफ जाना है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो प्लस 4 के कैप। ये वेक्टर बन जाएगा कोई भी, ओ से स्टार्ट किया था ए तक चले जाओगे। तो मीनिंग क्लियर हो जाता है हमें कि एक्चुअली हम कहां हैं। अगर उसने कहा कि हमें एक मिसाइल का टारगेट बना दिया कि मिसाइल को इस लोकेशन के ऊपर आपके पास में किसी बॉम्ब को ड्रॉप करना था, ये डिस्टेंस किलोमीटर बोल दी, तो इसका मीनिंग हुआ हमारे ओरिजिन से जहां पे भी हम खड़े होंगे एक प्लेन बनाओ। ये सपोज करो आपका एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ कौन सा? जेड एक्सिस। इधर आपने एक्स मान लिया, वाई मान लिया और ऊपर जेड मान लिया। तो उसे बोला है 5 आई कैप, तो इसका मतलब पहले 5 किलोमीटर वो चलेगा आगे की तरफ, फिर 3 जे कैप, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग 3, और फिर ऊपर की तरफ कितना? 4। यहां पे वो लोकेशन होगी, वहां पे जाके आपका बम यहां से छोड़ेंगे, वहां जाके गिरेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें उस वेक्टर की मिल जाएगी। ये आपके पास में आता है। तो वेक्टर बन गया, तो ये 3 यूनिट वेक्टर का क्लियर होना चाहिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो इसका मॉडुलस निकालना बताया था आपको। मॉडुलस निकालो। मॉडुलस क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर दोगे। 25 + 9 + 60, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। तो ये आ गया आपका √50 ओ ए, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर था, ये इसकी लेंथ आ गई। तो आप देखो, हमने बताया वेक्टर में 2 चीजें। वेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज डायरेक्शन। तो अगर मैं चाहता हूं इसका मैग्नीट्यूड ही रखूं, ये डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड रखने के लिए मुझे डायरेक्शन हटानी पड़ेगी, और मैं चाहता हूं केवल डायरेक्शन रखना, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड हटाना पड़ेगा। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या बता रहा था? डायरेक्शन। तो अगर आपको कभी भी एक वेक्टर दे रखा है ओ ए और इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन को आपके पास में इस वेक्टर को आप यूं लिखोगे, ओ ए वेक्टर इज रिटन एज इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम किससे बताते हैं? यूनिट वेक्टर के द्वारा। तो आपकी डायरेक्शन का फार्मूला बनेगा ओ ए कैप इज इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को अगर आप इसके इधर डिवाइड कर देंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी, और यही कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो ये इसका फार्मूला बनता है यूनिट वेक्टर के लिए।
तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बड़ा आसान सा बताता हूं, एक देखो छोटी सी बात। मान लीजिए OP आपने एक वेक्टर लिखा, कितना लिख दिया 5 i कैप। तो इसमें दो बातें हैं, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या है इसकी डायरेक्शन। तो आपसे पूछता है डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन केवल क्या बताएंगे आप i कैप। कैसे निकाल लिया आपने i कैप? निकालने के लिए आपने क्या किया, जो वेक्टर OP है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो OP की डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो OP आपने क्या लिखा था 5 i कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, इससे डिवाइड कर दो, आ गया आपका i कैप। यही करना होता है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी डायरेक्शन। वेक्टर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज मॉड्यूलस, फर्स्ट वन क्या होगा उसमें इसका मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड लेंथ, और दूसरी उसकी डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। और एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखो ये यहां से इस तरफ गया, ये चला गया 10 यूनिट, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी j कैप। तो O से लेके B तक OB वेक्टर बन गया आपका, और क्या लिख देंगे इसको 10 j कैप। अगर कहता है इसकी डायरेक्शन बताओ, तो अभी आपने पढ़ा y के लॉन्ग डायरेक्शन क्या थी j कैप। फार्मूला क्या लिखेंगे अब, तो हम इसकी डायरेक्शन को ही लिख देंगे OB कैप इज इक्वल टू OB वेक्टर अपॉन इट्स लेंथ। OB की लेंथ से डिवाइड कर दो, तो बस इतना सा काम करना है, 10 से कैंसिल हो जाएगा, वही j कैप बच जाएगा। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इट्स डायरेक्शन। अब कहता है इस OA की डायरेक्शन बताओ, यहां पे भी वही करना है आपको। OA कैप, कैप इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे OA वेक्टर अपॉन OA मॉड्यूलस। खत्म आपके पास। तो क्या आ जाएगा 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप बाय रूट 50। तो ये बन गया हमारा इसका यूनिट वेक्टर। क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। आप चेक करके देख लेना, इसका मॉड्यूलस केवल डायरेक्शन आ जाएगी। समझ गए होगे। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। उसने कहा एक वेक्टर PQ दे रखा है, PQ कैप, दिस इज 0.2 i कैप प्लस 0.3 j कैप प्लस आपके पास में इसको मान लीजिए mk कैप। इफ PQ इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करेंगे, यहां से यूं लिखोगे PQ लिखा कैप, इसका मॉड्यूलस यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा। इट ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। सो 1 मस्ट बी इक्वल टू, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है आपको, मैग्नीट्यूड क्या निकालते थे आप 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस m स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो 1 इज 0.13 प्लस m स्क्वायर, दिस प्लस दिस, और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0 लिख सकते थे, 1 माइनस दिस, इट विल बी 0.87 और m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट ऑफ 0.87। रूट लेते हो प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, m की कोई भी वैल्यू आ सकती है। सिंस इट वाज ए यूनिट वेक्टर तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, उसका जवाब आप देंगे। मान लीजिए उसने लिखा x कैप इज 0.3 i कैप प्लस b j कैप प्लस 0.6 k कैप, फाइंड b निकालो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्या आएगा इसका आंसर, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यूनिट वेक्टर है, यूं ही निकालना था। दिस वाज 0.03 प्लस b j कैप प्लस 0.06 0.6 ये वैल्यू।
0.3, 0.6, बी की वैल्यू निकालिए। तो ये था आपके पास में यूनिट वेक्टर के बारे में क्या होगा। छोटी सी डेफिनेशन इसमें देखते हैं। अगला आप इसमें पढ़ोगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। ये इक्वल वेक्टर क्या है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर में जब आप बताओगे तो आप कहोगे कि दो वेक्टर इक्वल अगर होंगे, ए बी और पी क्यू अगर इक्वल हैं, तो दोनों की लेंथ भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन देन दे आर सेड टू बी इक्वल। उसी की जगह फिट हो सकता है वो। देखो कहीं पे ये वेक्टर था, ये वेक्टर है, अगर इसको उठा के इसकी जगह रख पाओ तो आप कहोगे कि ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। अगर नहीं होगा इसके बराबर तो नहीं। लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तब आपका क्या बनेगा, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड सेम होता है और क्या चीज सेम होती है, उसकी डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर बड़ी आसान सी बात है। अगर ये वेक्टर आपने इस तरफ लिया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट बताया, इसको बोलते थे आप टेल एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड। इसका नेगेटिव वेक्टर जब आप करोगे तो ए टू बी तो ये वेक्टर था, तो नेगेटिव उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, केवल लेंथ सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम। ये बी से ए की तरफ आएगा और इसको क्या लिख देंगे आप, बी ए। तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर बन गया, डायरेक्शन उल्टी होगी। हम यू लिख सकते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेंथ सेम है, केवल डायरेक्शन उल्टी थी। अगर वेक्टर फॉर्म में लेंथ लिखी, लेंथ दोनों की सेम, अगर मैं यू लिखता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए, तो ये गलत होगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज माइनस ऑफ बी ए, तो ये उल्टा हो गया, इसी को आपने बोल दिया इसका नेगेटिव वेक्टर बन गया। छोटा सा डेफिनेशन है, क्लियर होगा आपको, इजीली आप इसको कर सकते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। दो स्टूडेंट हैं, दोनों यहां से ओ से, एक ए की तरफ गया है, दूसरा बी की तरफ गया है, तो जब दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो तो उनको बोल देंगे आप को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं दो वेक्टर, लेंथ दोनों की सेम हो या ना हो। इट मे बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स मे और मे नॉट बी सेम, बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वेक्टर, एक मान लिया P था, एक Q है, P और Q कैसे हो गए, कोलिनियर। दोनों की लेंथ बराबर भी हो सकती है, एक आपके पास इधर है, दूसरा इधर है, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर बन जाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स, ये मतलब आ जाएगा। कोप्लेनर वेक्टर, तो छोटी सी डेफिनेशन फिर आपके पास आती है, कोप्लेनर विच लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करे। प्लेन के बारे में आपको ध्यान होगा कि कैसे आप लेके चलते थे, वो प्लेन के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आपने ये प्लेन में लेके चलते हो, तो ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, दोनों प्लेन एक दूसरे के यू बन गए। तो अगर कोई भी दो वेक्टर इस प्लेन में हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। यहां पे दोनों वेक्टर होंगे तो वो कोप्लेनर। कोई 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, 5 वेक्टर 6 वेक्टर, तो अगर एक प्लेन में लाई करते हैं, इस प्लेन में आ गए तो क्या कहोगे, वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। और ध्यान देना, कोई भी दो वेक्टर हो, अगर दो ही हैं तो वो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। ये दोनों बन गए, ये अलग अलग प्लेन में नहीं है, इन दोनों को ज्वाइन करके देखो, ये एक प्लेन में गए, इसी प्लेन में तो आए दोनों, दोनों नोटबुक पे आ गए यूं, तो कैसे होंगे, कोप्लेनर। चाहे यू ले लो, अब इनको यू कर लेते हैं, यू कर लेंगे तो ये इस प्लेन में यू आ जाएगा। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज
कोप्लेनर। ई वेक्टर के बारे में देखना पड़ेगा, हो भी सकते हैं ना भी। तो दो वेक्टर हमेशा कैसे रहेंगे? कोप्लेनर। ये वैल्यू होता है जो सेम प्लेन में लाई करेंगे। लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड, अगला आप इसके बारे में देखोगे कि क्या होते हैं। कोप्लेनर आपको क्लियर हो गया होगा क्या होंगे, कैसे आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में। तो लोकलाइज्ड वो होंगे जिसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स हो। इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए? फिक्स आप कर दोगे तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। और जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा उसको आप क्या बोल देंगे? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये फर्क है दोनों, लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया कैसा कहलाएगा? आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। और जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा वो क्या कहला देगा आपके पास में? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अब हम सीख रहे हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो देखिए O से A तक ये जो वेक्टर जाएगा ये क्या कहलाएगा? आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। A vector whose initial point is at origin is called as position vector. OA is your position vector और OB भी हमारा पोजीशन वेक्टर है। को इनिशियल भी हैं, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे। एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, कोप्लेनर भी होंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों कैसे होंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर बोल दिया कि जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। सो दिस OA एंड OB आर पोजीशन वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा था तो वो क्या कहला देगा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां के लिए तो इसमें ए बी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ओ ए और ओ बी क्या है आपके पास में? पोजीशन वेक्टर्स है। तो ये आपके पास छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं जो आपको याद रखनी थी। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गए दोनों, और ये दोनों कौन से? ये वेक्टर कौन सा हो गया? डिस्प्लेसमेंट। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इसके बारे में आप इसमें कर पाओ।